द अम्ब्रेला अकेडमी के लास्ट एपिसोड में हमें एक बहुत ही शानदार वाला सस्पेंस रिवील हुआ था कि लायला आखिर किसकी बेटी है। लास्ट एपिसोड के अंदर पता चला था कि लायला की माँ और कोई नहीं बल्कि हैंडलर है। हैंडलर की एक बेटी भी हो सकती है, ये तो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन खैर जो भी है, लायला एक बहुत ही शानदार कैरेक्टर की तरह सीजन के अंदर आई है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग काफी पास्ट से होती है, जहाँ पे एक फैमिली को एक आदमी आके मार डालता है और तभी यहाँ पे हैंडलर आती है जो की बताती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हैंडलर को यहाँ पे एक छोटी सी डॉल भी दिखाई देती है और इसी के साथ में उसके दिमाग में चलता है कि अगर यहाँ पे डॉल है इसका मतलब कि जरूर कोई बच्ची भी होगी। और तभी वो एसी का डक्ट ओपन करती है और वहाँ उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जिसे वो चाहती तो मार सकती थी, लेकिन वो फिर भी उस बच्ची को नहीं मारती बल्कि अपने साथ घर ले आती है और देखते ही देखते उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। कई सालों तक उसने लायला को बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेन किया, साथ ही में उसे कई सारी अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाई दुनिया की। लायला के जब भी बर्थडे आते तब वो उसे रेडी करती, उसके लिए केक वगैरह कट करती और इतना उसे ट्रेन कर दिया था कि अपने ही बर्थडे पे वो किसी की जान भी ले ले। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे लायला हैंडलर से आके बातें कर रही थी और पूछती है कि आखिर आप ऐसा करना क्या चाहती हैं, कि आखिर आपने मुझे किस तरीके के मिशन पे भेजा है। जहाँ पे हैंडलर का कहना था कि उसके लिए सिर्फ एक ही मिशन है, जो कि है नंबर 5 की जान बचाना, बाकियों के बारे में उसे कुछ नहीं सोचना। जबकि लायला को पता था कि नंबर 5 और उसकी मॉम हैंडलर के बीच में 36 का आंकड़ा है। हमेशा से नंबर 5 ने हैंडलर को मारने की बहुत बार कोशिश करी है, तो फिर आखिर उसकी माँ नंबर 5 को क्यों बचाना चाहती है। तब हैंडलर कहती है कि इसके पीछे बहुत सारे राज हैं, वो तुम्हें टाइम से धीरे धीरे पता चलते जाएंगे। तुम्हें पता है कि कमीशन आखिर कैसे काम करती है, वो जिसे चाहे मार सकते हैं और जिसे जितनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उतनी ही दी जाती है। और अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो तुम डिएगो को मार सकती हो। लेकिन लायला कहीं ना कहीं डिएगो को पसंद करने लग गई थी, इसी के कारण वो खुद की मॉम को मना कर देती है कि नहीं, वो डिएगो को कभी नहीं मारेगी। इसी के साथ में वो ये भी बताती है कि जब वो पागल खाने से भागी थी डिएगो के साथ में, तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया था। तब हैंडलर बताती है कि वो 3 भेजे हुए भाई वो स्वीडिश ब्रदर है जो कि कमीशन नहीं भेजे थे। काम असली लगना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बस काम ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है। इसी के कारण कमीशन ने नाटक को असली करने के लिए उन तीनों लोगों को भेजा था। तब लायला कहती है कि वो हमें ऑलमोस्ट मारने ही वाले थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लूथर के ऊपर। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वो एक आदमी से बहुत बुरी तरीके से पिट चुका था, जिसके बाद नंबर 5 और वानिया उसे उठा के कमरे के अंदर छोड़ गए होंगे। जिसके बाद वानिया उसके सामने ही बैठी थी और उससे बैठ के बातचीत वगैरह करने लगती है। लूथर को लगा था कि शायद वानिया चली गई है और वापस कभी नहीं आएगी। तब वानिया कहती है कि नहीं, मुझे नंबर 5 वापस लेकर आया। तब लूथर कहता है कि तुम्हें आखिर क्या क्या बताया उसने। तब वानिया कहती है कि हाँ, मुझे थोड़ी बहुत बात बताई तो है, जैसे कि मेरे 7 भाई बहन थे, इसी के साथ में एक अच्छे पिताजी थे, एक चिंपैंजी भी था साथ में, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। कयामत के बारे में बताया, लेकिन कयामत क्या थी, क्यों थी और उसे लाया कौन था, इसके बारे में डीपली उसने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तब यहाँ पे लूथर सारी बात बता देता है कि आखिर एक बहुत बड़ी कयामत आई थी, पूरी दुनिया तबाह हो गई थी और इन सब के पीछे का रीजन तुम खुद थी। तुमने ही ये सारी चीजें बर्बाद करी थी सिर्फ इस चक्कर के अंदर कि तुम्हें गुस्सा आ गया था। वानिया कहती है कि इतनी सारी बातें आखिर मुझसे नंबर 5 ने भी क्यों छुपाई और ये सब बातें मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताई। तब लूथर वानिया से कहता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण हम भी थे, क्योंकि हमारा तुमसे झगड़ा चल रहा था। और इतनी ही देर में पता चलता है कि यहाँ पे लूथर का बॉस आ जाता है जो कि उसे बुरी तरीके से मारता है और कहता है कि तुम चाहते तो उस फाइट को जीत सकते थे, तुम्हें पता है कि मेरा कितना पैसा लगा हुआ था, आज से तुम मेरी जॉब से निकाले जाते हो, मुझे दिखाई भी मत देना। यानी कि लूथर को उसके घर, उसकी जॉब सबसे निकाल दिया गया था। वानिया को भी नंबर 5 पे गुस्सा आता है, इसी के कारण वानिया भी वहाँ से चली जाती है। नंबर 5 उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है कि आखिर रुक जाओ, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन तब वानिया कहती है कि तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने मुझे आधी बात बताई, आधी बात तो अभी तक तुमने मुझे बताई भी नहीं है, और ऐसी क्या क्या बातें हैं जो तुमने छुपा रखी है। तो नंबर 5 कहता है कि देखो, बहुत सारी बातें हैं जो कि तुम्हें बतानी, लेकिन उसका ये सही वक्त बिल्कुल भी नहीं है। वानिया कहती है मुझे मेरी जिंदगी में वापस जाना है, मेरी एक नई पहचान बन चुकी है और मैं अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल खुश हूँ। तब नंबर 5 कहता है ठीक है, तुम चली जाना, लेकिन एक वादा करके जाओ कि जब भी हम मुसीबत में पड़ेंगे तब तुम वापस आओगी। तो वानिया मना कर देती है कि तुम तुम्हारी प्रॉब्लम संभालो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऊपर से लूथर भी नंबर 5 को देखता है कि नंबर 5 वानिया को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा है। जिसके बाद सीन क्लाउस और एलिसन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। एलिसन यहाँ पे कल रात के बाद में कंटिन्यूअसली हॉस्पिटल्स के अंदर कॉल करके एक ब्लैक मैन के बारे में पूछ रही है जो कि कल रात ही एडमिट हुआ होगा। असल के अंदर वो रेमंड के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि कल रात क्लाउस ने तो एलिसन को उस जगह से बचा लिया था, लेकिन रेमंड कहाँ था इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। इस चक्कर के अंदर एलिसन बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन क्लाउस एलिसन को समझाने की बजाय फालतू का ज्ञान देने लगता है, जिस कारण एलिसन भड़क जाती है और कहती है कि तुम बस यहाँ पे शांति से रहो, मुझे मेरी लाइफ के अंदर और भी बहुत काम करने हैं। क्लाउस उसे समझाता है कि आखिर तुम बता क्यों नहीं देती हो कि तुम्हारे पास में पावर्स है, लेकिन एलिसन कहती है कि मैंने वादा किया था कि मैं कभी उसके सामने पावर्स यूज नहीं करूंगी, और अब जब मैंने पावर्स यूज करी है तो मैंने बहुत गलत काम किया है और मुझे अब रेमंड वापस चाहिए, मैं उसे कैसे भी करके ढूंढ लूंगी। जिसके बाद से नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट होता है। यहाँ पे लायला थी, एलियट था और इसी के साथ में घायल डिएगो भी था। जिसके बाद ये सोच रहे थे कि आखिर अब ये वापस ही अपने फादर यानी कि सर हारग्रीव से मिलने के लिए कहाँ पे जाएंगे और उन्हें कहाँ पे ढूंढ सकते हैं। लेकिन तब नंबर 5 बताता है कि जिस समय ये सर हारग्रीव के ऑफिस के अंदर गए थे तो वहाँ से उसने एक इन्विटेशन कार्ड उठाया था। लायला और डिएगो उस इन्विटेशन कार्ड को पढ़ने लगते हैं। वो इन्विटेशन कार्ड किसी हॉइट ने भेजा था और इसी
के साथ में ये ऐसा कार्ड था जिसके अंदर किसी मीटिंग के बारे में लिखा था और इसी के साथ में चार्ल्स के घर पे पार्टी के लिए भी लिखा हुआ था। हॉइट का नाम सुनते ही यहाँ पे एलियट बताता है कि क्या तुम हॉइट की बात कर रहे हो, वही आदमी जो कि मैजेस्टिक का मेंबर है। तो नंबर 5 कहता है कि ऐसा कौन सा मैजेस्टिक है और तुम आखिर हॉइट को कैसे जानते हो। तब यहाँ पे एलियट कहता है कि मैं आखिर इन लोगों के ऊपर भी रिसर्च कर रहा हूँ, साइंस, पुलिस, पॉलिटिशियन, ये लोग इनसे भी कहीं ज्यादा ऊपर है। ये 12 लोगों की टीम है जिन्हें मैजेस्टिक 12 कहा जाता है। ये हर बार अपनी लोकेशंस बदलते रहते हैं और इन्होंने कई बड़े बड़े फैसले भी लिए हैं। एलियट ढूंढते हुए एक पिक्चर लेकर आता है जिसके अंदर तकरीबन 11 लोग थे और एक आदमी मिसिंग था, जिसे देख के साफ साफ समझ में आ गया था कि ये 12वां आदमी और कोई नहीं बल्कि इनके फादर सर हारग्रीव्स ही हो सकते हैं। इसी के साथ हम सीसी को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर थी और तभी यहाँ पे वानिया की एंट्री होती है। वानिया कई दिनों बाद के अंदर आई थी, इसी के कारण सीसी उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। तब वानिया आते ही कहती है कि मुझे माफ कर देना, थोड़ी सी गाड़ी डैमेज हो गई है जिसे मैं ठीक करा दूंगी। लेकिन सीसी कहती है कोई बात नहीं, जो भी होगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम आखिर वापस आ गए, इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं है। आखिर तुम्हारे साथ में हुआ क्या था, मुझे सब कुछ जानना है। तब वानिया कहती है मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। तब सीसी उसे अंदर ले जाती है और कहती है कि हम बैठ के बात करते हैं। जिसके बाद सीन यहाँ पे डेव के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हमने देखा था लास्ट एपिसोड के अंदर भी क्लाउस ने डेव से बात करने की कोशिश करी थी। इस समय तक डेव छोटा लड़का था और वॉर में जाने से पहले अभी 8 साल का डिफरेंस था। इसी के कारण क्लाउस उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो तुम्हारे अंकल ब्रायन है वो तुम्हें कह रहे होंगे कि तुम्हारे फादर, तुम्हारे ग्रैंडफादर, तुम्हारे सारे अंकल अलग अलग वॉर के हिस्से रहे होंगे और अगर तुम वॉर में नहीं लड़ोगे तो तुम एक आदमी जैसे नहीं हो। अगर तुम वॉर में जाओगे तो तुम एक असली आदमी हो, लेकिन तुम उनकी बात बिल्कुल भी मत मानो। 8 साल बाद जब तुम आर्मी को ज्वाइन करोगे और एक वॉर के अंदर जाओगे तब तुम मर जाओगे। डेव को आधा समझ में आ रहा था और आधा समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी कहना क्या चाहता है। लेकिन इसी समय यहाँ ब्रायन आ जाता है, इसी के कारण क्लाउस को यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन क्लाउस वापस से यहाँ खड़ा हो जाता है और डेव को समझाने लगता है कि देखो मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, बस एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश करो। लेकिन ब्रायन गुस्से में आ जाता है और डेव को कहता है कि उसे उठा के अब भी पंच मारो और डेव भी ऐसा ही करता है, क्लाउस को उठा के एक पंच मारता है। जिसके बाद क्लाउस का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये चीज बेन भी देखता रह जाता है। इसी के साथ हम एलिसन को देखते हैं जो कि खुद के पार्लर के अंदर आई थी, जहाँ पे उसे पता चलता है कि यहाँ तो पूरी की पूरी टीम पहले से ही है और एलिसन को किसी ने इन्फॉर्म तक भी नहीं किया। इवन यहाँ पे रेमंड भी है जिसके लिए वो बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी। ये दोनों बाहर आते हैं बात करने के लिए और रेमंड तो एलिसन पे भड़का हुआ था कि आखिर तुम हो कौन, तुमने आखिर उस पुलिस ऑफिसर को क्या कहा कि वो मारता मारता रुक गया और उसने तुम्हें छोड़ दिया। तुम जरूर कोई ना कोई तो हिडन मेंबर हो, कोई सीक्रेट एम्प्लॉय हो, कोई FBI की एम्प्लॉय हो या फिर कोई व्हाइट आदमियों की भेजी हुई लड़की हो। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, 2 साल पहले तक तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। एलिसन उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, बस मेरी बात तो समझो। लेकिन रेमंड समझने के लिए ही तैयार नहीं था कि आखिर एलिसन ने कल रात को किया क्या, पुलिस वाले ने उसकी बात कैसे मान ली। अब आखिर एलिसन भी कैसे बताती कि उसके पास में पावर्स है और ना ही वो रेमंड को समझा पाती। इसी के कारण एलिसन बिल्कुल चुप हो जाती है और रेमंड वापस से अपने उसी मीटिंग के अंदर चला जाता है। क्लाउस जो कि अभी अभी डेव से पिट के आया था वो वापस से अपने 3 साल से छोड़े हुए पापा को ज्वाइन कर लेता है। वो जाता है सीधा लिकर की शॉप के अंदर और भर भर के वहाँ से ड्रिंक्स खरीद लेता है। बैन उसे बहुत ज्यादा मना करता है कि देखो क्लाउस तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने 3 साल से ये सब कुछ छोड़ रखा है। लेकिन क्लाउस बैन की बात नहीं मानता और बहुत सारी लिकर परचेज कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है वो जैसे ही अपने घर आता है तो उसके मेंशन के अंदर काफी सारे उसे फॉलो करने वाले फॉलोअर्स निकल के बाहर आ जाते हैं जो कि क्लाउस बाबा का नाम लेते हुए सीधा उसकी तरफ ही भागते हैं। क्लाउस कैसे तैसे अपनी जान बचाता है और अपने ही मेंशन से निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं नंबर 5 लाइला और डिएगो सीधा पहुंच जाते हैं उसी बर्थडे पार्टी के अंदर जहाँ पर मीटिंग भी होने वाली है मैजेस्टिक 12 की। डिएगो जैसे ही आगे भागता है तभी नंबर 5 यहाँ पे लाइला को रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे डफर भाई को बेवकूफ बना दोगी, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम कहाँ से आई हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम क्या करना चाहती हो वो मुझे जरूर पता है। अच्छा होगा कि तुम हम सबसे दूर रहो। लाइला को बड़ी खुशी होती है कि नंबर 5 उसकी चालाकियों को पहचान गया है। इसी के कारण वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं। तब नंबर 5 कहता है अपनी एडवाइस अपने पास रखो और हमसे दूर हो जाओ। इसी के साथ हम लूथर को भी देखते हैं जिसे अब अपने घर से निकाल दिया गया है, जॉब से निकाल दिया गया है। इसी के कारण वो खुद को रिलैक्स करने के लिए बस बैठ के बहुत सारा खाना खा रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पे एलिसन भी थी जो कि खुद के पति से इतना बुरा कुछ सुन के अपने ही कम्युनिटी से बाहर निकाल दी गई थी। इसी के कारण वो सीधा लूथर से मिलने के लिए आती है और ये दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत ज्यादा खुश थे। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि आखिर इनकी लाइफ कैसी चल रही है, ये दोनों कौन कौन से साल के अंदर आए। और एलिसन को पता चलता है कि लूथर उससे मिलने के लिए भी आया था, इसी के कारण वो अभी उससे मिलने के लिए आई। लूथर बताता है कि तुमने शादी कर ली, अच्छी बात है। तब एलिसन कहती है कि देखो मैंने सबका इंतजार किया था और मैंने तुम्हारा इंतजार तो बहुत ज्यादा किया और मुझे पता था कि नंबर 5 जब लास्ट टाइम गया था तो कितने सालों बाद में आया था। मैं आखिर इतने सालों तक कैसे इंतजार करती और मुझे किसी न किसी की तो जरूरत थी। तुम सब लोग मुझे जरूर जज करोगे कि मैंने दूसरी बार भी शादी कर ली। तब लूथर कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर होता तो कोई भी ऐसा कदम उठा सकता था। जिसके बाद लूथर ये भी बताता है कि हमारे सारे भाई बहन आ गए हैं, यानी कि डिएगो जो कि पागल खाने के अंदर है, वानिया जो कि एक फार्म हाउस पे मिली थी। एलिसन बताती है कि क्लाउस एक बाबा बन गया है। ये दोनों तो आमने सामने बैठे ही थे और इसी के साथ में नंबर 5 वो भी लौट आया है और इसी के साथ में बहकी बातें कर रहा है कि कयामत भी वापस आ गई है और कुछ ही दिन के अंदर हम सब लोग मरने वाले हैं। इसी के कारण वो
हम सबको इकट्ठा करना चाहता है। जिसके बाद सीन वापस से पार्टी के अंदर शिफ्ट हो जाता है। नंबर 5 कहता है कि मैं ऊपर जाके देखता हूँ, तुम लोग नीचे आके देखो, तुम लोग नीचे ढूंढो। लाइला भी नंबर 5 के पीछे पीछे जाने लगती है क्योंकि हैंडलर ने यानी कि उसकी माँ ने उसे काम दिया था कि उसे नंबर 5 का हर समय ध्यान रखना है। लेकिन डिएगो तभी लाइला को रोक लेता है और पूछता है कि आखिर तुम कल रात कहाँ चली गई थी। हम सबको पता है कि लाइला रात के अंदर खुद की माँ हैंडलर से मिलने के लिए गई थी, तो लाइला यहाँ पे बहाना बना देती है कि अच्छा तुम्हें याद भी आ गया कि मैं रात में तुमसे दूर थी। और उसके बाद में डिएगो का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो उसे डांस फ्लोर पे ले जाती है। ये लोग डांस करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं ताकि बस वो डिएगो का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सके। कहीं ना कहीं वो भी डिएगो को बहुत पसंद करती थी। और इसी समय डांस करते हुए डिएगो को एक लेडी दिखाई देती है। वो लेडी और कोई नहीं बल्कि इनकी मॉम थी। डिएगो को तो बिलीव ही नहीं होता कि आखिर मॉम यहाँ पे क्या कर रही है। इसी के कारण वो मॉम से मिलने के लिए जाता है। पीछे से लाइला सीधा नंबर 5 के पास में भागती है। डिएगो जब मॉम के पास आता है तो वो कहता है कि मॉम आखिर आप यहाँ क्या कर रही है। अब गाइस जो इनकी मॉम है, जो कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जिस टाइमलाइन से ये लोग भागे थे उसके अंदर एक रोबोट थी, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। 1963 की टाइमलाइन के अंदर वो सर हारग्रीव्स यानी कि रेजिनाल्ड हारग्रीव्स की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और इस समय उसका नाम ग्रेस था। तो ग्रेस यहाँ पे पीछे मुड़ती है और डिएगो को कहती है कि इस तरीके से कौन इम्प्रेस करता है। तो डिएगो अब खुद की मॉम के ऊपर तो लाइन नहीं मार सकता, इसी के कारण कहता है कि मॉम आप यहाँ पे कर क्या रही हैं और क्या आप रेजिनाल्ड हारग्रीव्स को जानती हैं। तो ग्रेस कहती है कि रेजी, क्या तुम रेजी की बात कर रहे हो? हाँ मैं बिल्कुल उसी के साथ आई हूँ। डिएगो को कुछ तो गड़बड़ लगता है, इसी के कारण वो कहता है कि क्या आप सर हारग्रीव्स से अभी मिली हैं और क्या आप उनके साथ ही आई हैं? तो ग्रेस बताती है कि हाँ वो कुछ देर के लिए गए हैं, उन्होंने बताया है कि वो किसी मीटिंग के अंदर है। डिएगो समझ जाता है कि वो जरूर मैजेस्टिक 12 की मीटिंग के अंदर होंगे। तब ग्रेस पूछती है कि आखिर तुम मुझे मॉम क्यों कह रहे हो। तो डिएगो बात को घुमा देता है और कहता है आप मुझे थोड़ी जानी पहचानी लगी, इसी के कारण मैं बात करने के लिए आ गया। जाने से पहले डिएगो ग्रेस को कहता है मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि जिस टाइमलाइन के अंदर से डिएगो और उसके भाई बहन भाग कर आए थे उस टाइमलाइन के अंदर ग्रेस एक रोबोट थी और उनकी मॉम थी वो। ग्रेस को भी डिएगो की बातें बड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन वो भी कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी बातें बहुत पसंद आई, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वीडिश ब्रदर्स भी इसी पार्टी के अंदर पहुंच चुके हैं। साथ ही में सीन वानिया के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि सीसी को सब कुछ बताने लगती है कि आखिर उसके साथ में क्या क्या हुआ। कुछ लड़के उसे अपने भाई बता रहे हैं और साथ ही में कह रहे हैं कि ये लोग 7 भाई बहन हैं, अम्ब्रेला अकेडमी से आए हैं, किसी दूसरी टाइमलाइन के अंदर थे, मेरे पास में पावर्स हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। वो लोग मुझे बहुत ज्यादा डेंजरस लगते हैं और मुझे यहाँ पे रहना भी नहीं है, इसी के कारण मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तब सीसी कहती है कि नहीं वानिया तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती हो, अगर वो लोग डेंजरस है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। सीसी वानिया को कहती है कि हम कुछ दिनों के लिए इस जगह को छोड़ देंगे। तब वानिया कहती है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, कार्ल आखिर क्या कहेगा। तब सीसी कहती है कि उन सब की टेंशन तुम मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। और ये सारी बातें वहाँ पे खड़ा हुआ हार्लिन सुन लेता है। हार्लिन को लगता है कि सीसी और वानिया दोनों उसे छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे और उसके दिमाग में सब कुछ उल्टा चलने लगता है। इसी के कारण हार्लिन वहाँ से भाग जाता है। सीसी और वानिया भी उसे ढूंढने के लिए घर के इधर उधर भागते रहते हैं। वानिया भागती भागती जंगल के पास आ जाती है और इसी के साथ उसे एक पॉन्ड दिखाई देता है। साथ ही में उसे पता चल जाता है कि हार्लिन कहीं इसके अंदर तो नहीं चला गया। जिसके बाद वानिया खुद की पावर्स का यूज करती है और उसके बाद हमें पता चलता है कि उसने पूरे के पूरे पानी को ही यहाँ से उठा दिया जमीन से। पता चलता है कि हार्लिन पानी के अंदर गिरा हुआ है, वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गया है और वानिया उसे उठा के सीधा सरफेस पे ले आती है और बाहर आते ही पानी वापस से नीचे गिर जाता है। वानिया उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन हार्लिन उठ ही नहीं पाता। जिसके बाद वानिया उसे सीपीआर देती है लेकिन फिर भी हार्लिन नहीं उठता। जिसके बाद में वानिया एक आखिरी कोशिश करती है और उसे वापस से ऑक्सीजन देने की कोशिश करती है। पता चलता है कि ये एक ऐसा वक्त था जिस समय वानिया की कुछ पावर्स निकल के हार्लिन के अंदर चली गई है और उसी समय हार्लिन जिंदा हो जाता है। सीसी भी इसी समय यहाँ पहुंच जाती है और खुद के बेटी को गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ हम लूथर को देखते हैं जो कि खुद के घर पे लौटा था और पता चलता है कि लूथर को उसके कमरे से निकाल दिया गया है और अब वो इस जगह पे कभी भी नहीं आ सकता था। उसे याद था कि उससे मिलने के लिए नंबर 5 आया था, इसी के कारण वो सीधा पहुंच जाता है एलियट के घर पे, क्योंकि नंबर 5 ने जाने से पहले जरूर एलियट के घर के बारे में बताया होगा। एलियट ने लूथर को भी देखा था जो कि उसी गली के अंदर एकदम से प्रकट हो गया था। जो भी था लूथर तो यहाँ पे आके खुश था कि उसे रहने के लिए जगह मिल गई है, इसी के कारण अब वो एलियट से बातें वगैरह करने लगता है। साथ ही में हम यहाँ पे वानिया और सीसी को देखते हैं। सीसी अपने बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी और वानिया कहीं ना कहीं उसे शांत करने की कोशिश करती है। सीसी इस सारे सर्कमस्टेंसेस से परेशान थी कि उसका पति पागल है, कुछ बात नहीं करता है, कभी उसे समझने की कोशिश नहीं करता है। इवन बेटा वो भी मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब चल रही है, उसे यहाँ से कभी ना कभी तो भागना ही है। इवन वो यहाँ से बचना चाहती है, निकलना चाहती है, उसे अपनी जिंदगी को बस ठीक करना है। वानिया उसे समझाती है और पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। इसी के साथ में हम एलिसन को देखते हैं जहाँ एलिसन के घर पे रात के अंदर वापस से क्लाउस बहुत ज्यादा पी के आ जाता है, जहाँ पे क्लाउस आज रात भी यही कहता है कि एलिसन प्लीज मुझे यहाँ पे रुकने दो। इसी के साथ हम लूथर को देखते हैं, वो एलियट के साथ में ही था और पता चलता है कि ये दोनों ऑक्सीजन लगा के काफी ज्यादा नशे कर चुके हैं। बातों ही बातों के अंदर एलियट और लूथर दोनों ही अपनी कंडीशंस बताते हैं कि आखिर इन दोनों ने कौन सी जिंदगी से सफर किया है। एलियट बताता है कि उसके एक फादर थे जो कि डेंटिस्ट थे और उन्होंने ये सारी जगह उनके मरने के बाद एलियट के नाम कर दी, लेकिन एलियट की लाइफ बहुत ज्यादा बर्बाद है, ना उसकी बीवी है ना उसके बच्चे हैं। सेम टाइम पे लूथर भी बताता है कि उसके भाई बहनों ने उसे छोड़ दिया, वो टाइम जम करके किसी
किसी दूसरे यूनिवर्स के अंदर आ गया। वो जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली। यानी कि ये दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में काफी सारी बातें डिस्कस करते हैं और दोनों को ये विश्वास नहीं होता कि आखिर दोनों कह क्या रहे हैं, क्योंकि लूथर बातों ही बातों में ये भी बता देता है कि वो चांद पे भी गया था, उसके फादर ने गुस्से में आके उसे चांद पे भी भेज दिया था, और साथ ही में ये कि कुछ दिनों के अंदर कयामत भी आने वाली है। जिसके बाद से नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। नंबर 5 असल के अंदर मैजेस्टिक 12 को ढूंढ चुका था। उन 12 आदमियों की यहाँ पे मीटिंग चल ही रही थी और नंबर 5 कबर्ड के अंदर छुप के सारी बातें सुन रहा था। यहाँ पे बात चल रही थी कि किस समय प्रेसिडेंट को मारा जाना है, जहाँ पे सर हार्ग्रीव्स बताते हैं कि आप लोगों ने कैलकुलेशन तो ठीक करी है लेकिन इस इवेंट की टाइमिंग बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट को जो मारा गया था उसके अंदर उसके फादर भी जरूर शामिल थे। और इसी समय सर हार्ग्रीव्स मुड़ के देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि पीछे कोई ना कोई तो हमारी बातें जरूर सुन रहा है। इसी के कारण वो एक स्टिक लेते हैं और सीधा कबर्ड के अंदर घुसा देते हैं। लेकिन अच्छा हुआ था कि नंबर 5 सही टाइम के अंदर यहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था और निकल के बाहर लॉबी के अंदर आ जाता है। अंदर बैठे हुए सारे लोगों को लगता है कि जरूर हमारी कोई ना कोई बातें सुन रहा है, इसी के कारण हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पता चलता है कि बाहर स्वीडिश जो ब्रदर्स थे उन्होंने नंबर 5 के ऊपर अटैक कर दिया है। अब तक यहाँ पे डियागो भी पहुंच चुका था और इनकी आवाजें सुनते सुनते लाइला भी यहाँ पे पहुंच चुकी थी। डियागो यहाँ पे लाइला से मदद मांगता है लेकिन लाइला को याद आता है कि उसे नंबर 5 की जान बचानी है। इसी के कारण वो डियागो को छोड़ के सीधा नंबर 5 के पास भागती है और उन लोगों को मारती है जो कि नंबर 5 को मार रहे थे। नंबर 5 को पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसकी पावर्स काम नहीं कर रही है और वो टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इसी के कारण वो इन लोगों से बुरी तरीके से पिट जाता है। लेकिन जैसे ही लाइला आती है उसके बाद में वो इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारती है और नंबर 5 के पीछे पीछे भागती है। नंबर 5 को पता चलता है कि उसके फादर यहाँ से जा रहे हैं, वो भी ग्रेस के साथ में। इसी के कारण वो नीचे उतर जाता है। अब यहाँ पे डियागो अकेला ही बचता है और फिर भी बेचारा अकेला इन लोगों के साथ में लड़ता जाता है और उन दोनों भाइयों को भी मारने के बाद में वो भी नीचे आ जाता है। नंबर 5 इसी समय ग्रीक लैंग्वेज के अंदर काफी जोर से चिल्लाता है, यानी कि वो सर हार्ग्रीव्स को उसके फादर को रोकने की बहुत कोशिश करता है। इसी समय सर हार्ग्रीव्स पीछे मुड़ते हैं और नंबर 5 के ऊपर ध्यान देते हैं कि कुछ तो लड़का है जो कि कुछ बात बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो ग्रेस के कहने पे गाड़ी के अंदर बैठ के चले जाते हैं और इतनी ही देर में पीछे से डियागो और लाइला भी आती है। डियागो कहता है कि क्या ये हमारे ही फादर हैं? तब नंबर 5 कहता है कि हाँ वो सर हार्ग्रीव्स यानी कि हमारे ही फादर हैं। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।